किसी भी महानगर या शहर में आप चले जाएं, हर महानगर, हर शहर की अपनी एक समस्या होती है और उस महानगर में स्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी अगर हम शहरों की बात करें, शहरों के विकास की बात करें और स्लम की बात ना करें तो ये उस शहर के साथ बेईमानी होगी। इन स्लम्स में इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत से लोग कार्यरत हैं और उन्हीं में से एक हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, कानपुर में। मेरे साथ आज बैठे हुए हैं धर्मेंद्र जी। इनसे हम जानेंगे कि स्लम में क्या बेहतर किया जा सकता है और इतने सालों में स्लम आखिर बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय हिंद। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपको स्लम में काम करते हुए लगभग कितना टाइम हो गया होगा? 16 साल हो गया। 16 साल। और भी विशेषकर शिक्षा के रूप में। तो स्लम में केवल शिक्षा पे ही आप काम करते हैं? शिक्षा और साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ करना होता है तो इन सब लोगों से आपस में राय बात करके वो भी किया जाता है। शिक्षा और साथ में ये कह दिया जाए कि कुछ ऐसी चीज जिससे सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनकी मदद की जा सके। तो धर्मेंद्र जी ये बताइए सबसे पहले कि इन 16 सालों में, 16 साल बहुत लंबा पीरियड हो गया और आपके बाल भी सफेद होने लगे अब तो इन 16 सालों में आपका व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं पूछूं तो अनुभव कैसा रहा इन स्लम्स में काम को लेकर के? सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूंगा कि जागरूकता की कमी, चाहे वो शैक्षिक जागरूकता रहा हो, चाहे वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के रहा हो, जागरूकता की कमी और जागरूकता के साथ साथ उनके अंदर जो व्यसन रहते हैं और रोजी रोजगार की कमजोरी और कमी जो कही जाए वो तो है ही है। इस वजह से और बच्चों की संख्या ज्यादा होना। तो नहीं, स्लम में जैसे अमूमन ये देखा गया है कि साफ सफाई नहीं रहती, तो वो तो मान लेते हैं जागरूकता की कमी है, भाई नहीं समझ पाते कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा को लेकर के क्या है? जैसे आप 16 सालों में आप जाते रहे हैं बस्तियों में, शिक्षा को लेकर आपने जो बातें की होंगी, जो आपने जागरूकता अभियान चलाया, उसका कितना असर दिखा आपको? शिक्षा को लेकर के जो जागरूकता वाली बात कही तो जागरूकता काफी हद तक आई, लेकिन शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि शिक्षा से उनका कुछ बहुत ज्यादा हला भला हो जाएगा। लेकिन चूंकि शिक्षा जरूरत है इस वजह से वो रहते हैं। और जो आप बता रहे हैं प्रभाव कितना दिखा, तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पहले 2% शिक्षा थी यहाँ की और आज यहाँ पर 100% है। बहुत सारी यहाँ पे जिस बस्ती मतलब परमपुरवा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 100% शिक्षा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं। सावेज के तहत मिशन जो शुरुआत किया था हमने, वो सिर्फ एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। मेरे ना रहने पर भी शिक्षा बढ़ती ही बढ़ती। लोग, तमाम सारे लोग हैं, अलग अलग जगह पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि सरकार का, समाज सेवियों का, मीडिया का, सभी का अपना अपना रोल रहा है। जो विजुअल टीवी और ये सारी चीजें, इन सब ने भी शिक्षा को बढ़ाने में बड़ा अपना योगदान दिया। मैंने भी उसमें उत्प्रेरक का कार्य किया। बस ये है कि जहां पर धीरे धीरे बढ़ती वहां थोड़ा तेज बढ़ गई। तो जैसे आप काम करने जाते हैं तो सहयोग कैसा रहता है स्लम वालों का? मतलब कुछ सहयोग वगैरह, विरोध, इस तरह की चीजें? विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ता है, सहयोग के आश्वासन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। स्लम वालों की तरफ से आश्वासन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। विरोध का सामना नहीं, बल्कि उनको लगता है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा। कुछ जो छुटभैया नेता होते हैं वही विरोध का सामना कर रहे हैं। स्लम में भी छुटभैया हैं सबसे ज्यादा स्लम में। ये बीमारी कहीं से बची नहीं है। छुटभैया नेता सबसे ज्यादा स्लम में ही है। अच्छा, तो ये क्या करते हैं? ये विरोध करते हैं, आश्वासन देते हैं मदद करेंगे? ये आश्वासन आपको तो अलग से दे देंगे, लेकिन जब पब्लिक के सामने जाते हैं तो वहां पर भी होड़ लग जाती है। अच्छा। कि मैं और मेरी वजह से ऐसा हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज और जानना था। कानपुर शहर में करीब आपने बातचीत में बताया था 412 स्लम बस्तियां हैं। आप कहाँ तक पहुंचे? 22 बस्तियों 22 तक। अब जब 22 तक आप पहुंचे और 16 साल आपने दे दिया, उसके बाद भी आप ये मान रहे हो कि अभी भी जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसके बावजूद बहुत ढेर सारे, मुझे लगता है शायद शहर में सैकड़ों एनजीओ होंगी जो स्लम में जा जाके काम कर रही हैं। आपको लगता है कि इन लोगों का काम करने का, या जितना भी हो रहा है काम, ये सही दिशा में है? पहले तो आपको बताऊं, मैं एनजीओ जानता ही नहीं था क्या है, और बाद में फिर धीरे धीरे कार्य करते करते पता लगा ये एनजीओ या किसी सामाजिक संस्थान का काम है। रही बात जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फॉर्मल और अनफॉर्मल दो तरह की एजुकेशन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अनफॉर्मल एजुकेशन की ओर, कि भाई बच्चों को गए सप्ताह में 1 दिन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया या 3 दिन पढ़ा दिया, हो गया। तो सप्ताह में 1 दिन पढ़ा दिया उन्होंने। मुझे लगता है शायद आप हैं, मैं हूँ, मेरे साथ संदीप जी हैं कैमरे पे। हम लोग भी याद करने में, हम लोगों को भी महीनों लगते थे पहाड़े वगैरह। तो हफ्ते में 1 दिन से कैसे आप पढ़ा दोगे? देखिए, उनको मैंने जैसा कि बताया ना कि फॉर्मल और अनफॉर्मल, उनको सही मायने में काम ये करना चाहिए, जिसमें इस विषय पे मैं बनारस जिले का नाम लेना चाहूंगा, जहां बड़ा काम हुआ इस पे, मतलब काफी पहले से हो रहा है, कि शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो आसपास स्कूल हैं, उन स्कूलों से बात करके
उस पर काम करना चाहिए। कानपुर में भी एक बाल विकास सेवा संस्थान करके एक ऐसी ही मुहिम कुछ समय पहले चलाई गई थी। उन लोगों ने बड़ा प्रयास किया और बच्चों को बहुत स्कूलों से जोड़ा। हालांकि वो बाद में ज्यादा दिन चल नहीं पाई संस्था, क्योंकि वहां पर भी फिर यही सब चीजें, मैं, मेरा, नाम, सब चीजें आने लगी। तो उन लोगों ने भी बड़ा काम करने की कोशिश की थी। तो फॉर्मल एजुकेशन से जब तक वो नहीं जोड़ेंगे तब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन से ही जोड़ने के लिए स्कूल आया, भिक्षा से शिक्षा की ओर, चिल्ड्रन रोटी बैंक, जाने क्या क्या तमाम सारे तिकड़म अलग अलग नए नए तरीके से नाम बदल के करने की कोशिश की। उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। अच्छा, इतने सालों में कुछ ऐसे बच्चे, मैं चाहूंगा कि अगर आपके उसमें हो याद में, जो यहाँ से स्लम से, यहाँ या किसी भी स्लम से जो 22 बस्तियों में आप गए, इन 22 बस्तियों से कोई ऐसा बच्चा जो आज एक किसी मुकाम पे हो? उन बच्चों का नाम सुनते ही 2014 से AIR 172 रैंक से एक लड़की सेलेक्ट हुई, जो कि एक IPS हुई। और उसके बाद एक लड़का KP, वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। एक लड़का और एडमिनिस्ट्रेशन में गया, 2 बच्चे SCL में गए, और एक महाराष्ट्र में पोस्टेड हुआ बैंक में अधिकारी बन करके। इस तरह से तमाम सारे बच्चे निकले। ये सारे बच्चे स्लम से ही निकल के, सारे बच्चे स्लम से निकल करके गए, और स्लम में इस स्तर से निकल करके गए जिनके घर में बाधाएं ही थी। एक लड़की और है जो कि आगे जिसकी 8th क्लास में उसके फादर दारू पी करके लड़ाई झगड़ा मम्मी से करके किताबें तक फाड़ देते थे। ऐसे ऐसे बच्चे भी निकल गए। और दूसरी मैं बात बताऊंगा, यहाँ तारीफ वाली बात नहीं, मैं भी गुनाहों के बीच में ही तमाम सारी चीजें देख करके रहा हूं। आप खुद भी इसी स्लम से ही जुड़े हुए हैं बचपन से? और उसमें लेकिन मेरे फादर का रोल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छे टीचर, रोल मॉडल है। हाँ, मेरे असली रोल मॉडल मेरे फादर और मेरा दोस्त अभिषेक त्रिपाठी। तो यानी कुछ ये कह सकते हैं कि आप 16 साल में आपने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया है। हाँ, अच्छा खासा हुआ है। और 100% यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैंने नहीं दिया है, मैंने बोला ना, मैंने सिर्फ एक माध्यम का रोल किया है। ठीक है, ये है कि उनके माँ बाप ने कहना माना और अच्छा हो रहा है। और निश्चित बात उन्होंने सहयोग किया आपका। इन 4 सालों में और अच्छा रिजल्ट। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्लम्स को लेकर के तरह तरह की योजनाएं हैं, रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। आपको लगता है कि ये जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ये मतलब धरातल पे हैं, या इन योजनाओं से उन स्लम्स में कुछ बेहतर या कुछ फायदा हुआ हो? बहुत कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन वो वहीं का वहीं हो सकता है, मैंने नहीं कहा, वही मतलब हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लंबा पीरियड हो गया। आप तो 16 साल से, 16 साल में आपने, मुझे लगता है शायद 2-3 गवर्नमेंटें देख ली होंगी बदलते हुए, काम करते हुए। हाँ, बहुत देखा। आपको बताएं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सरकार की व्यवस्थाओं से, सरकार के सरकारी स्कूलों को मैंने इमारत से खंडहर बनते देखा है। उसका कारण सरकार की दोहरी शिक्षा व्यवस्था और उसके साथ में तमाम सारी नीतियों को लागू करना, ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, आज तक प्राइवेट स्कूलों के दम पर ही स्लम एरिया की शिक्षा व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात नहीं करता। यानी कि कुल मिला के हम ये कहें, गवर्नमेंट कर जरूर रही है, पर वो जा कहाँ रहा। जैसे कोई नदी सागर में जाके मिल गई और उसके बाद पता ही नहीं चला कि सागर में नदी कौन कौन सी आई थी, वही हाल गवर्नमेंट का है। फंड इशू हो रहे हैं, फंड आ रहे हैं, पर फंड कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। 2-3 नाम लेना चाहूंगा, नाबार्ड, सिडबी, डूडा, सूडा, ये सब लोग जो आ गए ना, इन सब लोगों ने अपने अपने तमाम, किसी को कुछ पदाधिकारी, किसी को कुछ पदाधिकारी बन करके उनके महल बन गए, और इमारत जो स्कूल की थी वो खंडहर हो गई। आज भी खंडहर है, बस वो वहां पे वो चलता रहता है, गेहूं बांट दो और खाना खिला दो। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि स्लम, अब मुद्दे की बात ये कि स्लम को बेहतर बनाए। देखिए, स्लम समस्या खत्म नहीं हो सकती, मुझे लगता है कभी नहीं खत्म होगी। तो इन स्लमों को थोड़ा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अभी गवर्नमेंट ने RTE जब से लागू किया है, RTE लागू करने के बाद में जिन स्कूलों की मान्यता है, उन स्कूलों से ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, इसने इसमें बहुत काम किया है। उसके साथ में यूडाइस कोड के तहत स्कूल अलॉट किए हुए हैं और दे करके, और RTE के तहत उन्होंने सीटें मांगी हैं, कितनी हैं, ऑनलाइन एडमिशन उनका हो रहा है। स्लम के जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, सरकार इनको इसी तरह से जोड़ करके और इन सब के लिए थोड़ा सा दबाव बनाए, और बेहतर हो सकता है, और उसका प्रभाव पड़ा है स्कूलों पे। और जो बाकी का आपने थोड़ी देर पहले कहा, व्यसन है लोगों के अंदर, जागरूकता की कमी है, स्वच्छता की सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं में और पुरुषों दोनों में। स्लम में जाइए तो फिर मन नहीं करता लोगों का अंदर जाने का, क्योंकि स्थितियां ऐसी। इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? सिंगल क्वार्टर फैमिली, किराए पर रहते हैं, व्यसन इस तरीके का, कोई लोडर चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, पान मसाला, दारू, जुआ, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को लतीन लोगों को बनाया गया है। इन सब जगहों से बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, इनके सबके चलते हैं रोजगार, ठीक है, और इन सब की वजह से ये उलझे रहते हैं, और सब अपना मकान के चक्कर में उधारी, कर्जा, BC। एक चीज और है, कई बार जैसे मायावती के शासनकाल में हम लोग सुनते थे कि उन्होंने जो है अम्बेडकर कॉलोनियां बनवाई थी,
4-5 फ्लोर की। तो वहाँ ये होता था कि वहाँ पे लोगों को कहा जाता था, स्लम वालों को, कि ये लोग जाके वहाँ इलाट भी हुए, उन्हें ऐसा नहीं, ये भी नहीं कहेंगे इलाट नहीं हुए। उसके बावजूद देखा गया कि वो कॉलोनियाँ कभी किराए पे उठी हैं, वहाँ कोई नहीं गया। ये क्या, ये निकल के जाना भी नहीं चाहते क्या अपने स्लम से? नहीं जाना चाहते हैं जल्दी। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन जगहों पर जहाँ पर ये रह रहे हैं, ज्यादातर स्लम की जो जमीन है वो नजूल की है। तो जब तक लग रहा है कर पाएंगे, और बड़ा वोट बैंक है, तो बहुत ज्यादा इन सब लोगों के लिए प्रयास। बड़ा वोट बैंक है का मतलब ये कि जाना नहीं चाहते या जाने दिया नहीं जा रहा है? जाने दिया नहीं जा रहा है एक तरह से। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्लाट, अपना मकान वगैरह बेच बाज के सस्ते मध्य में वो अपना जा रहे हैं, अपना प्लाट अलग ले रहे हैं, किसी तरीके से उगाड़ जुगाड़ करके वो हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कि स्लम बढ़ती जा रही है, स्लम घटा नहीं कभी भी। हाँ, वही वो बड़ा विषय है कि स्लम की बस्तियां लगातार हर साल एक नई बस्ती बनती है, बताते मिलते। चलिए ठीक है, कुल मिला के ये है कि अगर चाहे हम आप जनता और सरकार चाहे तो इन स्लमों को एक बेहतर, खत्म तो नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहेंगे खत्म कर देंगे, लेकिन इनको कुछ बेहतर किया जा सकता है। एक छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा इसमें, अगर सरकार तक भी पहुंच जाए, जितनी भी जमीनें कब्जे की उनको गिराने की कोशिश के बजाय, कि स्लम में देखिए ना तो पार्क है, ना अच्छी दुकानें हैं, अगर तमाम सारे लोगों का कब्जा हटा करके कब्जे के बजाय वहीं पर उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए, तो वहां पर पार्क के लिए भी जगह निकल आएगी, और साथ में वो लोग रह सकेंगे। उनको हल्का फुल्का किराया, जैसे हाउस टैक्स वगैरह ले जाए, इस तरीके से मालिकाना हक देकर उनको दे दिया जाए, और सारी वो सुविधाएं जो एक उनको चाहिए होती हैं, रोजी रोजगार, वो सब व्यवस्था उनको वहीं स्लम में मिल जाएगी। जैसा भी अपने मायावती जी की बात की ना, तो उस समय सजारी में इस तरह की कुछ कार्य योजना बनी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या है, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वो बनी थी और बनने के बाद बनती रह गई। तो कुल मिला के देखिए, सजेशन भी आपने दे दिया है। सजेशन अब मानना ना मानना ये गवर्नमेंट का काम है। वैसे जनता के सजेशन गवर्नमेंट ने शायद ही कभी माने हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।